यस। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था बेटा कि इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोटीन्स जो बनते हैं वो डीएनए से बनते हैं, और डीएनए के कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि डीएनए है, और इस डीएनए में हम मान के चलते हैं कि पहला कोड ए है, फिर टी है, फिर जी, सी, 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 ए, जी, कोई भी कोड है जैसे लाइक टी, सी, ये ऐसे कोड। इनसे आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए पे क्या आएगा? ए के सामने यू, टी के सामने जैसे ए, जी के सामने सी, फिर टी के सामने ए, फिर जी, फिर जी, फिर यू, फिर सी, फिर जी, फिर ए और फिर जी। ये होगा बेटे। जब ये एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाएगा नॉर्मल आरएनए, तो पहला कोड क्या होगा? यूएसी। दूसरा कोड क्या होगा बेटा? एजीजी। तीसरा कोड क्या होगा? यूसीजी। चौथा कोड क्या होगा? एएजी। ये तो है नॉर्मल। नॉर्मल में पहला टीआरएनए कौन आएगा? जिसके ऊपर एंटीकोडॉन होगा ए, यू और जी। ठीक है, यही आएगा। और इसके साथ जैसे हम मान लेते हैं अमीनो एसिड सेकंड आया, इसके साथ हम मान लेते हैं कि अमीनो एसिड थर्ड आया, इसके साथ हम मानते हैं कि अमीनो एसिड जैसे फिफ्थ आया, और इसके साथ जैसे आया बेटे अमीनो एसिड सेवंथ। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब जब म्यूटेशन होगी तो हम मानते हैं कि इसका एक बेस पेयर, ये बीच वाला चेंज हो गया। यहां ए टी की बजाय यहां सी आ गया, बाकी सेम है, बाकी सेम है। तो टी की जगह सी आ गया, तो यहां पहला जो कोडोन होगा वो क्या बन जाएगा बेटे? ए के सामने क्या आ जाएगा? यू, सी के सामने क्या आ गया? जी, और जी के सामने क्या आ गया? सी। मतलब पहले यूएसी था, अब क्या बन गया? यूजीसी। कोड बदल गया। कोड बदल गया तो जो टी आर एन ए कौन सा आना चाहिए था यहाँ पे? सेकेंड। अब आ रहा है मान लो फोर्थ। बाकी सेम है, अमीनो एसिड थर्ड है यहाँ पे, यहाँ अमीनो एसिड 5 है, यहाँ अमीनो एसिड 7 है। एक अमीनो एसिड बदलने से पूरा प्रोटीन चेंज हो गया, प्रोटीन डिफेक्टिव आ गया। प्रोटीन डिफेक्टिव आ गया तो डिजीज आ जाएगी। तो मींस दिस पॉइंट म्यूटेशन हैज अफेक्टेड द अल्टीमेट प्रोटीन। तो इस अल्टीमेट प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिंगल बेस पेयर ने भी इतना इफेक्ट दे दिया कि बच्चे में डिजीजेज आ गई। दिस इज नोन एज म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। अब ये तो था हाइपोथेसिस की म्यूटेशन से, ये क्रिक ने कहा था। क्रिक ने कहा कि अगर एक बेस पेयर भी चेंज होता है तो इट विल अफेक्ट द प्रोटीन। नाउ if there is mutation in which there is deletion of a base pair, जैसे ये डीएनए, ये पीछे जो डीएनए हमने बनाया वही या नया बना लेते हैं हम, जैसे ए टी टी सी जी, ए टी टी जी। अब इसका जो आरएनए बनेगा नॉर्मल, देखो बेटा नॉर्मल ये बनेगा, ए के सामने यू, ए, ए, जी, सी, यू, यू, यू और सॉरी ए, ए और सी। ठीक है।
अगर एक बेस पेयर यहां से रिमूव हो जाता है, दिस गेट डिलीटेड, तो ये यू भी डिलीट हो गया, ये है ही नहीं यहां पे, तो अब नए बेस पेयर जुड़ेंगे ना, ए ए जी, सी ए, मतलब टोटल चेंज हो जाएगा। अगर एक बेस पेयर रिमूव होता है या ऐड होता है तो पीछे के सारे बेस पेयर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 3 3 का पेयर चेंज हो जाएगा, तो कोई और ही अमीनो एसिड आके जुड़ेंगे। तो इट मींस अगर, अच्छा अगर मैं यही मान के चलता कि 3 रिमूव हो जाएं ऊपर वाले, तो एक अमीनो एसिड कम आएगा, लेकिन बाकी तो ठीक आएंगे। एक अमीनो एसिड गलत आएगा, बाकी तो सही आ जाएंगे। इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका मतलब कि अगर डिलीशन या एडिशन 3 या 3 के पेयर्स में हो तो जो प्रोटीन बनेगा वो छोटा बनेगा लेकिन नॉर्मल बनेगा, और अगर चेंज इन बेस पेयर 3 या 3 से कम का हो, लाइक 1 हट जाए, 2 हट जाए, तो पीछे के सारे चेंज हो जाएंगे अमीनो एसिड्स और टोटल प्रोटीन चेंज हो जाएगा। दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक हाइपोथेसिस था, वुबल हाइपोथेसिस। वुबल हाइपोथेसिस ने ये कहा कि जब कभी म्यूटेशन होती है, तो जैसे इस डीएनए में म्यूटेशन आ रही है, ये डीएनए है ए टी टी सी जी ए टी टी जी। इस साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर थर्ड बेस पेयर चेंज होता है किसी कोडोन का, जैसे ये कोडोन है, इसका थर्ड बेस पेयर था टी और टी की जगह आ गया मान लो जी, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब नो इफेक्ट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा किसी को भी। फर्स्ट और सेकंड चेंज होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये वुबल ने कहा। दिस इज नोन एज वुबल हाइपोथेसिस। ऐसा क्यों? तो इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर थर्ड बेस पेयर चेंज होता है तो दो तो नॉर्मल रहेंगे, जैसे ए के सामने आया यू, टी के सामने आया ए, ये थर्ड चेंज हो गया, तो कहते हैं कि ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इन दो से काम चल जाएगा, वही टीआरएनए आएगा जो 3 पे आना चाहिए था। ये थर्ड वाला बॉन्ड ना भी बने तो 2 आर सफिशिएंट टू फॉर्म द प्रोटीन। दिस इज नोन एज वुबल हाइपोथेसिस। इसको कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। दिस इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। यहां तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द 5 मार्क्स, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। We have studied that DNA is responsible to form RNA by the transcription. RNA is responsible to form proteins by the process of translation. Then who is responsible to control the DNA? Who will regulate this process? देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सेल के डीएनए से आरएनए बनता है, इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। आपको पता है कि हमारे पास अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है एक सेल का, और हमारे पास करीबन 25,000 टू 30,000 जीन्स होते हैं। तो अगर सारे जीन्स एक साथ काम करने लग जाएं, इफ ऑल जीन्स एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली, सारे डीएनए एक साथ एमआरएनए बनाने लग जाएं, तो आपको पता है 25,000 एमआरएनए आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और 25,000 एमआरएनए जब आएंगे तो सेल तो ब्लॉक हो जाएगी, सेल रुक जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे नहीं आते, कुछ आते हैं। तो उनको कौन रेगुलेट करता है, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सारे एक्सप्रेस करते होते तो सेल चोक हो जाती, सेल बंद हो जाती, सेल डेड हो जाती। देन हु रेगुलेट्स देयर एक्सप्रेशन? मैकेनिज्म ऑफ देयर रेगुलेशन।
मैकेनिज्म टू रेगुलेट, इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कौन इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा डीएनए कब काम करेगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले हमने बैक्टीरिया की स्टडी की, हमारी स्टडी तो इसके बाद हुई, क्योंकि बैक्टीरिया क्यों किया हमने? बैक्टीरिया सिंपलेस्ट सेल है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द बैक्टीरिया एज कंपेयर टू द ह्यूमन सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन्स in case of prokaryotes, then we will go to the study of this eukaryotic cell. So now first is regulation of gene expression in prokaryotes. तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल है, इसको इसके अंदर कैसे एक्सप्रेस होता है प्रोसेस, इसके बारे में 1961 में टू फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? फ्रेंकोइस जैकब एंड जैकस मोनड, इन्होंने एक मैकेनिज्म बताया कि बैक्टीरिया के अंदर जो जीन को रेगुलेट करता है उसको कहेंगे ऑपेरॉन हाइपोथेसिस, दैट इज नोन एज ऑपेरॉन हाइपोथेसिस। ये क्या हाइपोथेसिस है? ये यूं कहता है कि बैक्टीरिया जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई के अंदर कौन सा डीएनए कब एक्सप्रेस करेगा, इसका एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में दो तरह का सिस्टम है, एक होता है इंड्यूसिबल, एक होता है रिप्रेसिबल। बैक्टीरिया में एक सिस्टम जो होता है उसको कहते हैं बेटा इंड्यूसिबल, सेकंड सिस्टम को हम कहते हैं रिप्रेसिबल। अब मैं आपको पहले इनका ब्रीफ समझा दूं, फिर इनका प्रोसेस समझते हैं। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन जो होता है, अब नाम से ही पता लग रहा है इंड्यूस, इंड्यूस जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो इंड्यूस्ड करंट, एक कॉइल में करंट होता है वो दूसरी कॉइल के अंदर जनरेट करता है, ठीक है। तो इस इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम में, बैक्टीरिया के ऑपेरॉन सिस्टम में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया का एक डीएनए, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, जैसे ये उसका डीएनए है, इसमें से एक जीन तब एक्टिवेट होगा जब कोई सब्सटेंस अंदर आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज जैसे ही सेल में एंटर करेगी ये डीएनए एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, क्योंकि ये एक सब्सटेंस के आने के बाद, जैसे एक ए सब्सटेंस है, इस डीएनए को कैसे पता लगेगा कि एक सब्सटेंस आ गया है? देयर इज अ मैकेनिज्म, वो हम अभी पढ़ेंगे। वो मैकेनिज्म इस डीएनए को जाके एक्टिवेट करेगा और फिर वो डीएनए एक्टिवेट होने के बाद एमआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन्स बनवाएगा। तो इसका मतलब ये डीएनए एक्टिवेट होता है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के आने के बाद, इसलिए हम इसको कहते हैं इंड्यूसिबल। तो एक एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम काम कर रहा है कि एक सबस्ट्रेट आने के बाद एक्टिवेट हो जाए। तो ई कोलाई के अंदर ये ए सबस्ट्रेट कौन है? दिस इज लैक्टोज शुगर, लैक्टोज आने के बाद एक्टिवेट हुआ है, तो इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं लैक ऑपेरॉन सिस्टम। लैक मींस लैक्टोज, ऑपेरॉन मींस मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म जो लैक्टोज आने के बाद एक्टिवेट हो रहा है, तो इसलिए इसको नाम दिया है लैक ऑपेरॉन सिस्टम। इसमें लैक्टोज जो होती है वो सिस्टम को स्टार्ट करती है, तो ये क्या हो जाएगी? ये स्विच ऑन कब होगा? जब लैक्टोज इसके अंदर एंटर करेगा। अब इस सिस्टम को हम समझने जा रहे हैं कि लैक्टोज इस सिस्टम को स्विच ऑन कैसे करेगा।
ये तो हो गया बेसिक कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसको डिस्कवर किसने किया। अब हम इसके फाइनल स्टेप पे जा रहे हैं कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। बस 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे हम यूं मानते हैं कि ये वो डीएनए है बैक्टीरिया का जिसने एक्टिवेट होना है। प्लीज ध्यान देना, 1 मिनट का काम है, सब समझ आ जाएगा बेटे आपको। ये वो डीएनए है जो एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्चुअल में वो डीएनए है जिसने लैक्टोज शुगर पे एक्ट करना है। इसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। इसमें 3 सेगमेंट है बेटा, लैक ए, लैक ए, लैक वाई एंड लैक जेड। लैक ए, लैक वाई एंड लैक जेड, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन। वो रिस्पॉन्सिबल है, जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक एमआरएनए बनवाएगा, उस एमआरएनए से कुछ प्रोटीन्स बनेंगे। दीज प्रोटीन्स एक्चुअली एक्ट्स ओवर द लैक्टोज शुगर एंड दिस लैक्टोज शुगर कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो मतलब एक्चुअल में काम तो इस जीन ने करना है, एमआरएनए बनाना है, उससे प्रोटीन्स बनवाने हैं। वो प्रोटीन कौन से होंगे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 बनने बेटा, लैक ए, लैक वाई और लैक जेड से। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा? एक्टिवेट होने के बाद तो ऐसा होगा, तो जब लैक्टोज नहीं आएगी तो ये सिस्टम ऑफ रहेगा, और जब लैक्टोज आ जाएगी तो ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो इसको ऑफ वाला सिस्टम पहले पढ़ते हैं। देखो, जैसे ये दोबारा बना रहे हम, ये सिस्टम ऑफ कब रहेगा? जैसे ये स्ट्रक्चरल जीन है, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। इस सिस्टम के बिल्कुल साथ यहां पे एक जीन और होता है, उसको कहते